हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं सब लोग ठीक होंगे, अपनी तबियत का पूरा ख्याल रख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई की पूरी मेहनत कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये हमारी वीडियो होने वाली है 10 मार्च 2023 की मॉर्निंग करंट अपडेट्स की वीडियो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहली न्यूज क्या है हमारी? पहली न्यूज है हमारी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्स $3.9 बिलियन फॉर दिवांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो जीओआई मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतने पैसे, कितने पैसे? $3.9 बिलियन जो है अप्रूव कर दिए हैं। अप्रूव कर दिए किसके लिए? ये जो आपका एक प्रोजेक्ट है, क्या नाम प्रोजेक्ट का? दिवांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट क्या है? देखिए ये एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा। ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा। ये और भी कई सारे पर्पज होंगे इसके, जैसे कि हाइड्रो पावर के लिए मैंने आपको बता दिया। हाइड्रो पावर क्या होता है? हाइड्रो पावर क्या होता है? हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होता है जहां पानी की मदद से बिजली को बनाया जाए। जो पानी की मदद से बिजली को बनाया जाता है उसको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहते हैं। तो ये एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा। फिर यहाँ पे एक रिजर्वायर भी बनाया जाएगा। रिजर्वायर मतलब ऐसी कोई जगह जहां पे पानी को स्टोर किया जा सके, जहां पे ज्यादा से ज्यादा पानी को स्टोर किया जा सके और फिर जब नीड हो उसकी आसपास की जगहों पे तो वहां पे उसको पहुंचाया जा सके। ओके, तो ये रिजर्वायर जो कई सारी चीजों के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने आपको बता दिया, पानी इधर उधर पहुंचाना उसके लिए इस्तेमाल होता है। और कई बार ये रिजर्वायर, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इसके लिए भी यूज किया जाता है। ओके, और बहुत सारी चीजों के लिए प्रोजेक्ट बन रहा है। जैसे फ्लड कंट्रोल के लिए प्रोजेक्ट बन रहा है ना। फ्लड जो आती है उसको कंट्रोल करने के लिए ये प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया जा रहा है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट बनाया कहाँ जा रहा है? ये दिवांग रिवर पे, मतलब जो दिवांग नदी है आपकी, उसके ऊपर बनाया जा रहा है। कहाँ पे बहती है ये नदी? ये नदी बहती है आपके अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश आपके नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है। ओके, तो उस स्टेट के अंदर ये जो नदी है आपकी दिवांग रिवर, दिवांग नदी जो है ये बहती है। देखिए ये जो हमारे अरुणाचल प्रदेश स्टेट है ना, ये बिल्कुल चाइना से मिलती हुई है। इसका जो बॉर्डर है बिल्कुल चाइना से मिला हुआ है। जैसे कि अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो ये जो सबसे ऊपर स्टेट है, ये जो सबसे ऊपर स्टेट है आपकी, ये वाली ये स्टेट है आपके अरुणाचल प्रदेश। ऊपर यहाँ पे चाइना है ना, इधर म्यांमार है, और ये जो है, ये जो आपकी स्टेट है ये वाली, ये है आपके अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो स्टेट है इसके अंदर ये जो प्रोजेक्ट है आपका बनने जा रहा है। देखिए ये ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की। ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में आपने जरूर सुना होगा। तो ट्रिब्यूटरी क्या होती है? ट्रिब्यूटरी अगर हिंदी में बताऊं तो सहायक नदी। किसी बड़ी नदी को बनने में जो मदद करती है नदियां, वो होती है आपकी सहायक नदी। जैसे कि मान लीजिए गंगा बह रही है या फिर ब्रह्मपुत्र बह रही है, तो बाकी नदी और जो आपकी इससे मिलेंगी उनको इसकी ट्रिब्यूटरी या फिर सहायक नदी बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही ये इसकी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। कौन सी? दिवांग जो नदी है ये इसकी एक सहायक नदी है। ओके, तो अब इस नदी, ये जो नदी है इसके ऊपर क्यों बनाया जा रहा है प्रोजेक्ट? देखिए अगर ब्रह्मपुत्र के बारे में आप पढ़ोगे ना तो ब्रह्मपुत्र को बोला जाता है सोर ऑफ आसाम। सोर ऑफ आसाम। और सोर ऑफ आसाम का क्या मतलब है? देखिए कई बार क्या है ना, जब बहुत ज्यादा पानी का फ्लो बढ़ जाता है, जब ब्रह्मपुत्र में बहुत ज्यादा पानी का फ्लो बढ़ जाता है तो आसाम में क्या है, बहुत बार बाढ़ आ जाती है। ठीक है, ऐसी नदी जो बहुत समय पे, जो हर समय मतलब साल में एक आध बार किसी भी जगह पे बाढ़ लेके आ जाए, उस नदी को क्या बोला जाता है? सोर ऑफ, जो भी वो राज्य होगा, जो भी वो जगह है वहां पे बोल दिया जाएगा। तो उसी तरह से ब्रह्मपुत्र जो है ये साल में एक बार आसाम में जरूर बाढ़ लेके आती है। जब बारिश वगैरह का मौसम होता है तो पानी का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना। तो उस पानी के फ्लो की वजह से क्या होता है, जब वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है, मतलब उसको कंट्रोल नहीं किया कर सकते, तो उस समय पे क्या होता है, उस समय पे पानी बाहर निकलने लगता है, बाहर निकल के बाढ़ आ जाती है। ठीक है, तो ये जैसे अब ब्रह्मपुत्र का पानी तो चल रहा है अपना, है ना, और बाकी उसको पानी कौन प्रोवाइड कर रहा है? बाकी इसको प्रोवाइड करती है पानी जो उसकी सहायक नदी है। तो उसी तरह एक सहायक नदी है इसकी, कौन सी? दिवांग। तो अगर हम दिवांग को कंट्रोल कर लें, जो दिवांग नदी है इसको हम कंट्रोल कर ले, इसके पानी को अगर हम रिजर्वायर में सेव कर लें और उस पानी को फिर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए या फिर और बाकी सारे कामों के लिए इस्तेमाल करें, तो जो पानी हमने स्टोर किया होगा उतना ही कम पानी ब्रह्मपुत्र रिवर में जाएगा। और वो हमारे ऊपर है कि हम कितना पानी रिजर्वायर में जो है वो करते हैं, सेव करते हैं, या फिर वहां पे कितना पानी रखते हैं, है ना। तो उससे क्या होगा, हम उसके जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसमें पानी का जो फ्लो है उसको कंट्रोल कर पाएंगे। और कंट्रोल करने से क्या होगा, पानी जो बाढ़ हर बार ब्रह्मपुत्र से आती है उसको हम कम कर पाएंगे। ठीक है, उसको हम कर पाएंगे। तो ये भी एक पर्पज है किसका? ये जो आपका दिवांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है? मल्टीपर्पज, मतलब बहुत सारे पर्पज है इसके। अगर यहाँ खाली ये जो हाइड्रो पावर है, मतलब पानी से बिजली बनाने वाला काम करना होता तो मल्टीपर्पज की जगह यहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन हाइड्रो पावर नहीं लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया मल्टीपर्पज। जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, मल्टीपर्पज मतलब कई सारी चीजों के लिए ये जो है इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, तो
जो इसका मेन काम है, अगर आपसे कोई पूछेगा इसका मेन काम क्या है, मेन काम इसका जो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको डेवलप करना है, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको डेवलप करना है। तो ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डेवलप करेगी, ये करेगी 2880 मेगावाट। 2880 मेगावाट जो है बिजली ये हर समय पे क्या करेगी, हर दिन में डेवलप करेगी, इतनी बिजली को ये बनाएगी। देखिए अभी ये प्रोजेक्ट चल रहा है ना, काफी समय से 2008 से प्रोजेक्ट चल रहा है। इसकी नींव किसने रखी थी, इसकी नींव रखी थी मनमोहन सिंह जी ने, जो उस समय पे हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो इसमें काम चल रहा है अभी, तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग धीरे धीरे इसमें काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट को पूरा 9 साल लगने बनने में, है ना। हालांकि अब तो 9 साल से ऊपर हो चुके हैं इसको बनते बनते, लेकिन अभी इसको और टाइम लगेगा। तो उसी के लिए जो नई नई चीज इसमें बन रही है, अलग अलग चीज इसमें बन रही है, तो उसी के लिए बार बार पैसा सैंक्शन किया जाता है कि ये पैसा सैंक्शन हो गया, ये वाला जो इसमें काम होना है, ये पैसा हो गया, ये वाला जो काम होना है। ठीक है, तो अब जो इसका नया पैसा ये सैंक्शन किया गया है, ठीक है, $3.9 बिलियन, इसी वजह से न्यूज में आ गया है। ठीक है, और ये जो मल्टीपर्पज, ये जो आपका दिवांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है क्या, ये मैंने आपको सारा कुछ इसमें समझा दिया। ठीक है, न्यूज में क्यों है ये भी आपको बता दिया। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारी, जिस्ना ब्यूरा अपॉइंटेड एज न्यू चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। तो जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है उसकी नई चेयरपर्सन चुना गया है। किसको चुना गया है, जिस्ना ब्यूरा। ठीक है, तो जिस्ना ब्यूरा को नई चेयरपर्सन चुना गया है, किसकी, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। अगर हम कमीशन की बात करें इसकी, तो अगर नाम से ही आप समझने की कोशिश करोगे, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, मतलब जो सेंटर के अंदर का जो बिजली बनती है, जो बिजली बनती है पूरी, उसको जो रेगुलेट करे, ऐसी कमीशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इसका काम क्या है, अच्छा चलिए इसके बारे में बाद में जानते हैं, पहले इनके बारे में थोड़ा सा, बुरा जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए अभी जो बुरा जी है ना, अभी तो रिटायर्ड हो गई है ना, उसी के बाद ये चेयरपर्सन चुनी गई है। देखिए कोई भी ऑफिसर या कोई भी जो बड़े पोस्ट से रिटायर्ड हो जाते हैं, उसके बाद उनको किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ चुन लिया जाए, या तो फिर जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं सीईओ चुन लिया जाए, या फिर आपका चेयरपर्सन, चेयरमैन, कुछ भी ना, उनके रिटायरमेंट के बाद चुना जाता है। ठीक है, क्योंकि जिस पोस्ट में उन्होंने काम करना शुरू किया था, नीचे वाली पोस्ट उन्होंने शुरू किया होगा, फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़े होंगे, और फिर उसके बाद वो एक समय के बाद रिटायर्ड हो जाएंगे। ठीक है, जो भी रिटायर्ड होने की उम्र या जो भी कुछ होगा क्राइटेरिया, उसके अंतर्गत रिटायर्ड हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इनका फील्ड होता है उसके अकॉर्डिंग इनको नई नई पोस्ट देती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। तो जब ये रिटायर्ड हो गई, तो रिटायर्ड होने से पहले असम की क्या थी, सेक्रेटरी थी, असम में सेक्रेटरी की तरह काम करती थी उससे पहले। और जो असम का बोर्ड था, जो असम का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था, उसमें ये काम करती थी, उसमें उन्होंने काफी समय तक काम किया है। जो असम का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, तो वहां से इनकी एक्सपर्टीज बहुत अच्छी थी इलेक्ट्रिसिटी को लेके। ठीक है, तो इसी वजह से इनको चुना गया है नया चेयरपर्सन, किस चीज का, जो सेंटर का इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है। चलिए अब बात कर लेते हैं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के बारे में, है ना। देखिए ये बना कब था, ये बना था 1998 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक एक्ट है, जिस एक्ट का नाम क्या है, उस एक्ट का नाम है इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एक्ट 1998, है ना। उसके अंतर्गत इसको बनाया गया था। इसके हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, हेडक्वार्टर इसके नई दिल्ली में। अब इसका काम क्या है, देखिए इसका काम, देखो वैसे तो आप समझने की कोशिश करो तो रेगुलेट करती होगी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड सारी चीजों को। तो ये क्या क्या रेगुलेट करती है ना। तो देखिए ये टैरिफ्स को रेगुलेट करती है। ठीक है, टैरिफ्स को रेगुलेट करती है, चाहे वो जो टैरिफ्स होंगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी बिजली जो ट्रांसफर करने की, ट्रांसमिट करने की ऑर्गेनाइजेशन है उसके टैरिफ्स को, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के टैरिफ्स को, सबको ये क्या करती है, सबको रेगुलेट करती है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस भी करती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, उसको एडवाइस करती है कि उसको कैसे कैसे जो है इस्तेमाल करना है बिजली को। ठीक है, फिर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो बिजली है वो जाएगी तो कैसे कैसे जाएगी, उसमें टैरिफ्स कैसे कैसे लगेंगे। टैरिफ्स का मतलब है टैक्स की बात हो रही है, टैरिफ्स का मतलब टैक्स। ठीक है, टैक्स कैसे कैसे लगेंगे, उसको रेगुलेट कैसे कैसे किया जाएगा, जो भी उनके बीच में डील साइन हुई है वो ठीक से फॉलो की जा रही है कि नहीं की जा रही है, इन सब चीजों को रेगुलेट कौन करेगा, इन सब चीजों को रेगुलेट करती है ये आपकी बॉडी जो है आपकी, क्या नाम है इसका, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारी, मिजोरम टू एक्सपोर्ट वर्ड्स आई चिली टू यूएस। तो ये जो आपकी है ना वर्ड्स आई चिली मतलब मिर्ची, तो ये एक प्रकार की मिर्ची है, मिर्ची की एक प्रजाति है जो आपकी मिजोरम में पाई जाती है, और भी बहुत जगह पर पाई जाती है। ठीक है, इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, और फिर जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री होगी, जो एशियन कंट्रीज हैं जैसे वियतनाम, कंबोडिया, है ना, तो ये सब जो कंट्रीज हैं इनमें क्या पाई जाती है, इनमें ये जो पाई जाती है, कौन सी आपकी, वर्ड आई चिली। देखिए अगर इसकी बात करें ना, ये मैक्सिको की नेटिव है,
ये मैक्सिको की नेटिव स्पीसीज है ना, एक स्पीसी है कहाँ की, मैक्सिको की। अब नेटिव स्पीसी क्या होती है, देखिए नेटिव स्पीसी मतलब जहाँ की ये हैं, जहाँ की ये थी, है ना, उसको नेटिव बोलते हैं। अब जब बहुत सारे कॉलोनाइजर जो थे, मतलब जैसे अंग्रेजों ने हमारे देश को कॉलोनाइज कर लिया था, ऐसे ही और जो बहुत सारे कॉलोनाइजर थे, जैसे आपके मैक्सिको को किसने किया था, पुर्तगालीज और स्पेन के जो लोग थे इन्होंने किया था। तो इन्होंने उसके बाद इसको जगह जगह पे फैलाया, और ये जो पुर्तगालीज थे हमारे यहाँ पे भी थे, तो इन्होंने ये फिर हमारे यहाँ पे ले गए। जैसे कि अगर आपकी बात करूं कैशोनट की, कैशोनट मतलब काजू जो होता है, काजू भी अब तो हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा पाया जाता है काजू, लेकिन पहले हमारे यहाँ पे नहीं हुआ करता था। ये भी मैक्सिको से पुर्तगालीज के द्वारा लाया गया था। उसी तरह से ये जो चिली है आपकी, कौन सी चिली, बर्ड आई चिली, ये भी वहां से मैक्सिको से लाई गई थी हमारे यहाँ पे। अब तो हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी मात्रा में होती है, लेकिन पहले हमारे यहाँ थी नहीं, वैसे हमारे यहाँ की है नहीं, अब तो बहुत अच्छी उससे होती है। क्योंकि देखिए जो मैक्सिको का एनवायरनमेंट है और हमारे देश का एनवायरनमेंट है ना, ये एक जैसा सही है, ठीक है, एक जैसा सही है। इस वजह से कोई भी स्पीसीज होती है उसको जो है दिक्कत नहीं आती। और वैसे भी जब एक स्पीसी एक जगह पे होने लगती है किसी भी चीज की, चाहे वो जानवर हो, है ना, चाहे वो कुछ, चाहे कोई चिड़िया हो, कोई जानवर हो, चाहे कोई ये पेड़ पौधे हो, जैसे यहाँ चिली की बात हो रही है, वो उसको एनवायरमेंट को अडेप्ट कर लेती है। तो इसी वजह से क्या है, ये चिली हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से होने लगी है, ठीक है। मैक्सिको जो आपका मिजोरम जो हमारा राज्य है, यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से होती है, ठीक है। इसकी जो प्रोडक्शन है पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा बढ़ी है। कैसे बढ़ी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसी वजह से क्या है, इसका एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट मतलब एक जो हम है दूसरे देश को बेचेंगे, वो जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसी के अंतर्गत ये जो हम यूएस को जो है बेचना शुरू कर रहे हैं। अब इसकी प्रोडक्शन इतनी सारी बढ़ी कैसे है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कौन सा इनिशिएटिव है, फोकस इनिशिएटिव। फोकस की फुल फॉर्म क्या है, आप सबसे पहले पूछोगे फोकस की फुल फॉर्म क्या है। फोकस क्या है, देखिए फोकस की फुल फॉर्म है फोस्टरिंग क्लाइमेट रेजिलेंट अपलैंड फार्मिंग सिस्टम, ठीक है। क्या है, फोस्टरिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट अपलैंड फार्मिंग सिस्टम। इसमें क्या होगा, जो भी ये जो आपकी बर्ड आई चिली है, ये जो आपकी मिर्ची है, ये मिर्ची की प्रजाति है। तो जो मिर्ची की प्रजाति है, इसको उगाने के लिए, इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो भी चीजों की आवश्यकता होगी, वो सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस इनिशिएटिव है, इसके साथ ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जीओआई मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ यूएन भी जुड़ गया है। यूएन की एक बॉडी है, वो भी इसके साथ जुड़ गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इस इनिशिएटिव में। और जहां पे भी ये चिली जो है उगती है, वहां पे क्या है, फंड प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, फंड प्रोवाइड कर रही है। क्योंकि देखिए अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रोवाइड कर सकती है, वो तो फंड ही प्रोवाइड कर सकती है ना, पैसे ही प्रोवाइड कर सकती है। बाकी जो सारी फैसिलिटीज है वो तो जो उनको उगा रहा है उसको करनी है ना। थोड़ी बहुत और फैसिलिटी 2-4 प्रोवाइड कर देगी, लेकिन जो सारा उगाने का काम है वो तो वही करेगा ना, जो वहां पे उगा रहा है, जो वहां पे खेती कर रहा होगा, जो वहां पे फार्मर होगा, है ना, जो किसान होगा। तो ये जो है आपका क्या कर रही है, यूएन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, पैसे प्रोवाइड कर रही है, फंड प्रोवाइड कर रही है फोकस इनिशिएटिव के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये जो पूरा फोकस इनिशिएटिव है ना, इसमें एक पॉइंट और जानने वाला है, क्या, जुहू कल्टीवेशन। इसके बारे में बहुत ज्यादा मेंशन हो रहा है जब हम इसकी बात कर रहे हैं, ये जो आपकी बर्ड आई चिली है इसकी बात करते हैं तो जुहू कल्टीवेशन के बारे में और बात हो रही है बहुत ज्यादा। देखिए जुहू कल्टीवेशन क्या है, पहले हमको ये समझना है ना। जुहू कल्टीवेशन क्या होता है, बहुत पुराने समय की वो है एक फसल उगाने की टेक्निक। क्या, जुहू कल्टीवेशन, इसमें क्या होता है, कोई भी एक एरिया जंगल का चुन लिया, ठीक है, कोई भी एक एरिया जंगल का चुन लेता है, जिसको भी मतलब वहां पे फार्मिंग करनी है, जिसको भी वहां पे खेती करनी है, और वहां पे जो भी पेड़ पौधे जो भी कुछ होगा ना, उस सबको काट कर वहीं पर डाल दिया जाता है, ठीक है। फिर कुछ समय बाद क्या होगा, वो सब जो है सड़ेंगे गलेंगे, फिर उसके बाद सब मिट्टी में मिल जाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि जो उसके न्यूट्रिशन ऐसे मिट्टी में चले जाते हैं, और फिर वहां पे जो भी चीज हमको उगानी है वो उगाई जाती है। अब इसमें क्या है, ये बहुत पुराने जमाने की टेक्निक है, ये बहुत पुराने जमाने से इस्तेमाल होती है, ठीक है। अब जो है बहुत कम इसका इस्तेमाल हो गया है। क्यों हो गया, क्योंकि देखिए इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। अब नुकसान क्या क्या है इसके, कि देखिए डिफॉरेस्टेशन बढ़ जाता है। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ पौधों को हम वहां से काट रहे हैं, और हमको पेड़ पौधों की आवश्यकता इतनी है, इतनी सारी जो कैंपेन चलाई जा रही है, पेड़ों को मत काटिए, पेड़ों को काटना सही नहीं है। तो इसमें क्या होता है, इसकी तो पहली स्टेप यही है कि पेड़ों को काटना है ना। ये जो आपकी जो कल्टीवेशन है, इसकी तो पहली स्टेप यही है कि पेड़ों को काटना है। तो इस वजह से फिर दूसरा, जब इस पर हम बार बार खेती करते हैं ना, जैसे एक बार हमने खेती कर ली, फिर उस पर दोबारा पेड़ काट के डालेंगे, फिर न्यूट्रिशन जाएंगे, है ना, फिर खेती करेंगे उसके ऊपर। तो इससे क्या होता है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है, जो वहां की जमीन है, वहां की जो उपजाऊ जो उसकी क्षमता है, उपजाऊ क्षमता है ना, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। तो इसके कई सारे नुकसान है। फिर एयर पॉल्यूशन को भी बढ़ाती है वहां पे,
क्योंकि वहां पे उनमें आग वगैरह भी जलाई जाती है। जब पेड़ पौधों को वहां पे डाल देंगे तो जलने, क्योंकि सड़ने गलने में उनको बहुत टाइम लगेगा, नेचुरल प्रोसेस से छोड़ दो तो आप, तो उसको क्या करते हैं वहां पे आग भी लगा देते हैं, तो उससे क्या होती है, उससे एयर पॉल्यूशन भी होता है, तो इसके कई सारे नुकसान है ना, इसके कई सारे नुकसान है। इसी वजह से इसका जो यूज है आजकल बहुत कम हो गया है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जुहू कल्टीवेशन के ऊपर ही फोकस कर रही है इस फोकस इनिशिएटिव के अंदर। इस वजह से पूछा जाता है कई बार कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जुहू कल्टीवेशन के ऊपर क्यों फोकस कर रही है जब ये इतना नुकसानदायक है। तो देखिए क्यों कर रही है, क्योंकि देखिए ये जो मिजोरम है ना, यहाँ पे बहुत बड़ी अमाउंट में ट्राइबल पॉपुलेशन है। ट्राइबल मतलब आदिवासी जो पॉपुलेशन होती है। अब वो उन लोगों का क्या सिस्टम है कि वो लोग खेती तो बहुत अच्छे से करते हैं, इसलिए जो आपकी चिली है, ये जो आपकी मिर्ची है, इसकी खेती तो वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है अपनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस से करते हैं, मतलब जो अपनी पुरानी जमाने से टेक्निक चली आ रही है वहीं से क्या करते हैं, उन्हीं टेक्निक से क्या करते हैं, खेती करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये नहीं चाह रही कि अगर हम इनसे ये वाली टेक्निक इस्तेमाल करना बंद कर दें तो फिर ये खेती भी करना बंद कर देंगे। ठीक है, ये लोग जो है फिर खेती भी बंद करना बंद कर देंगे, क्योंकि अपने हिसाब से चलना पसंद करते हैं। जो ट्राइबल लोग होते हैं अपने रूल्स के हिसाब से चलना पसंद करते हैं, है ना। और वैसे भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तो अलग अलग राज्य बनाने की वैसे ही बात हो रही है कि हमको भारत से अलग होना है, ये ट्राइब कर रही है, वो ट्राइब कर रही है, सब कर रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सारी इन चीजों के लिए इनको मौका नहीं देना चाहती। इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, इनकी जो है प्रमोशन कर रही है, इनका प्रमोट कर रही है जो भी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक और चीज कर रही है, क्या कर रही है, यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स बनवा रही है, यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स बनवा रही है। ठीक है, फंड प्रोवाइड कर रही है, इन लोगों को फंड भी प्रोवाइड कर रही है ताकि इनके जो बच्चे हैं वो स्कूल्स में जाके पढ़ सके। अब ये देखिए कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऐसे कि जब यहाँ पे बच्चे पढ़ने जाएंगे तो बच्चे जानेंगे, इन्वायरमेंट के बारे में जानेंगे, पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए जानेंगे, ये जो जुहू कल्टीवेशन है ये कैसे नुकसानदायक होता है इसके बारे में जानेंगे। फिर क्या होगा, आगे जाके ये खुद ही इन प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। तो ये अभी देखिए, अभी तो ये चलेगी, तो अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं कम से कम 10-12 साल वो पढ़ेंगे अभी, है ना। 12th वगैरह करेंगे तो 12 साल तो वैसे भी हो गई, है ना। कोई 9th-10th में होगा उसको भी 3-4 साल लगेंगे, फिर ग्रेजुएशन वगैरह करेंगे, तो इन सब में अभी तो समय लगेगा। इसी वजह से मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर काम कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं चाहती कि एकदम से हम जो है जुहू कल्टीवेशन को बंद कर दें, और इससे क्या हो, इससे नुकसान होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, क्योंकि फिर ये जो लोग हैं ये खेती करना बंद कर देंगे और जो उल्टी सीधी प्रैक्टिसेस है उनमें घुस जाएंगे। जैसे कि हमको अलग जगह दे दो, जो मिलिटेंसी ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन करना शुरू कर देंगे। अभी तो ये खेती कर रहे हैं, खा कमा रहे हैं, लेकिन जब खेती नहीं करेंगे तो फिर उल्टी सीधी चीजों में लोग जाने लगेंगे। तो यही जो प्रैक्टिसेस है इनमें लोग ना जा पाए, इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एकदम से जुहू कल्टीवेशन को बैन नहीं कर रही है। ओके, अगर थोड़ी सी इसकी बात कर लें, बर्ड आई चिली की बात करें तो देखिए बहुत स्पाइसी चिली होती है। ठीक है, ये ज्यादातर जो हमारे हम जो है एशिया में आते हैं, तो जो हमारा एशिया महाद्वीप है, जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है, उसकी कुजीन्स में उसके जो खाने होते हैं, क्योंकि हम लोग जो है स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। ठीक है, मसाले बहुत ज्यादा यूज होते हैं हमारे खाने में। वहीं अगर हम वेस्ट खाने की बात करें तो वहां पे इतने मसाले यूज नहीं होते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे मसाले बहुत यूज होते हैं। अगर इंडिया की बात करूँ ना तो पूरी दुनिया का 60 से लेकर 65% तक के मसाले भारत में ही उगते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ आपके पाकिस्तान वाले एरिया में, कुछ बांग्लादेश वाले एरिया में, तो आसपास जो 100% तो नहीं पर 95% तक जो मसाले हैं ना इसी एरिया में ज्यादातर उगते हैं। कहाँ पे, एशियन साउथ एशिया वाले इलाके में। तो इसी वजह से क्या है, हमारी जो कुजीन होती है, हमारे जो खाने होते हैं उनमें हम मसाले भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जहाँ की जो चीज होती है वो वहीं पर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। तो इस वजह से क्या है, हम लोग मसाले भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो क्या है कि हमारे जो पूरी दुनिया में मसाले जाते हैं वो जाते भी हमारे यहाँ से ही हैं। ठीक है, जाते भी हमारे यहाँ से ही हैं। तो जितनी प्रोडक्शन इसकी बढ़ेगी उतना क्या होगा, हम और ज्यादा जो है इसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे, और ज्यादा मसालों के साथ इसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे, और उतना ही जो ये राज्य है, जैसे हम मिजोरम की बात हो रही है तो मिजोरम को फायदा होगा और इसको डेवलप करने में मदद होगी। ठीक है, मिजोरम जो राज्य है, और यही जो है हमारा जो एशियन कंट्रीज है, एशियन कंट्रीज जो एशियन ग्रुप है ना, जो आपका साउथ एशियन ग्रुप है, एशियन ग्रुप, उससे भी हमारे रिलेशन अच्छे होंगे, क्योंकि वहां पे भी हम इसको धीरे धीरे एक्सपोर्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था कंबोडिया, है ना, आपका थाईलैंड, आपका वियतनाम इन सब ये सब जो देश है वहां पे भी ये जो चिली है ये उगती है, ये जो आपकी मिर्ची है उगती है, तो वहां से हमारे रिश्ते और अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारे नॉर्थ ईस्ट का जो हमने एक गेटवे की तरह हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि जो एशियन कंट्रीज है उनके साथ हम अपने रिलेशन अच्छे कर सकते हैं। कैसे, देखिए एक तो हमारे पास रास्ता है इंडियन ओशन के थ्रू, या फिर अंडमान निकोबार जो आइलैंड है उसके थ्रू। दूसरा कौन सा रास्ता है, दूसरा हमारे पास लैंड एक्सेस कहां से है, जो जमीन के जरिए एक्सेस कहां से है हमारे पास, नॉर्थ ईस्ट जो हमारे राज्य है वहां से। तो इसको हम एक गेटवे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट को। तो ये जो आपकी पॉलिसी है, जो हमारी पॉलिसी है रेड चिली वाली, ये जो आपकी बर्ड आई चिली है, इसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, उनके साथ रिलेशनशिप अच्छे कर सकते हैं। ओके,
तो इसमें भी ये हमारी मदद कर सकती है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? इटालियन पीएम जॉर्जिया मेलोनी विजिट टू इंडिया। तो जो आपकी इटली देश है, जो आपका इटली देश है, यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है, यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है कौन? जॉर्जिया मेलोनी, ये भारत में आई है। किस लिए आई है? ये आई है रायसीना डायलॉग के लिए। रायसीना डायलॉग चल रहा है इंडिया में। रायसीना डायलॉग क्या होता है? देखिए, ये इंडिया का जो फॉरेन ऑफिस है उसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है एक डायलॉग है। यहाँ पे क्या होता है, मुझे ये समझ लीजिए, ये भारत का सबसे बड़ा डायलॉग है। इसमें क्या होता है, अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, फॉरेन मिनिस्टर सब आते हैं यहाँ पे और उन सबकी मीटिंग्स होती हैं, ठीक है। और भी जो बड़े बड़े ऑफिशियल है सब यहाँ पे आते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, ये सब आके यहाँ पे इनकी मीटिंग्स होती हैं। तो उसी मीटिंग को अटेंड करने के लिए कौन आई है? जॉर्जिया मेलोनी। और वैसे भी इस समय पे इंडिया में बहुत सारे बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स हैं, जो बहुत सारे अलग अलग देशों के मिनिस्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इंडिया में इस साल G20 होनी है, G20 की मीटिंग होनी है इस बार इंडिया में, तो इसी वजह से वो आ ही रहे हैं सब कुछ। जैसे अभी कल की बात करूं, कल इंडिया और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो टेस्ट मैच चल रहे हैं, जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही है, वो जो ट्रॉफी चल रही है उसका कल 4th टेस्ट शुरू हुआ था। तो जो टेस्ट शुरू हुआ था अहमदाबाद में, वहां पे कौन आए? वहां पे एक तो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी गए और साथ में जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं वो भी वहां पे गए। उन्होंने पहले कुछ घंटे के लिए, 1-1.5 घंटे के लिए उन्होंने वहां पे रुक के मैच देखा था। टॉस के दौरान भी वो वहां पे थे। तो इसी से क्या है कि बहुत सारे, कल वो INS विक्रांत के ऊपर भी गए, जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर है, नया हमने लॉन्च किया है INS विक्रांत, उसके ऊपर भी गए। इसके बारे में मैं कवर करूंगा। ये जो INS विक्रांत है इसके बारे में भी एक आधे दिन में मैं कवर करूंगा कि इसके ऊपर वो विजिट उन्होंने की, जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे, क्या क्या हुआ वहां पे, क्या क्या नहीं हुआ, इसके बारे में भी हम लोग जिक्र करेंगे भी एक आध दिन में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे क्या पता चल रहा है कि अलग अलग देश के जो प्रधानमंत्री हैं, प्रेसिडेंट है, या फिर कोई भी ऑफिशियल से, फॉरेन मिनिस्टर हो गए, है ना, विदेश मंत्री, या फिर आपके फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, ठीक है, वित्त मंत्री, ये सब हमारे देश में विजिट कर रहे हैं G20 की वजह से भी। और रायसीना डायलॉग के बारे में भी, रायसीना डायलॉग के बारे में मैंने आपको कुछ दिन पहले और भी बताया था। रायसीना डायलॉग के बारे में जो यूके के प्रेसिडेंट हमारे यहाँ पे आए थे, यूके के प्रेसिडेंट, जो वो मैंने BBC कंट्रोवर्सी के बारे में आपको समझाया था कि वो बोल रहे थे कि आप BBC को ब्लॉक मत करो ऐसे करके, है ना, उसके बारे में मैंने BBC को बैन मत करो और इसके खिलाफ जो टैक्स का इन्वेजन चल रहा है सबके बारे में मैंने आपको समझाया था। तो वो जो आए थे ना प्रेसिडेंट, कहाँ के प्रेसिडेंट? यूके के प्रेसिडेंट, वो भी किस चीज के लिए आए थे? वो भी रायसीना डायलॉग के लिए आए थे। दूसरी चीज जो थी वो कौन सी थी? वो फॉरेन मिनिस्टर थे, सॉरी प्रेसिडेंट नहीं थे, फॉरेन मिनिस्टर थे। दूसरी जो फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग होने वाली थी किसमें? G20 में, उसके लिए और रायसीना डायलॉग के लिए वो लोग आए थे यहाँ पे। कहाँ पे? भारत में। तो ये जो है, ये जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर है कहाँ की? इटली की, ये भी भारत में आई है, ठीक है। अब देखिए इटली कहाँ पे पड़ता है आपका? इटली पड़ता है आपका यूरोप में। तो सबसे पहले आके इन्होंने एक ही चीज का जिक्र किया होगा, आप लोग समझ गए होंगे अगर आप न्यूज को फॉलो कर रहे होगे, तो किस चीज का किया होगा? रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में सबसे पहले इन्होंने डिस्कस किया। किसके बारे में? रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में, ठीक है। रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में इन्होंने डिस्कस किया, फिर वो और बहुत सारी बातें डिस्कस करी। क्योंकि देखिए इटली की और इंडिया की बात करूं ना, अगर मैं इटली और इंडिया के रिलेशनशिप की बात करूं तो देखिए बहुत अच्छे रिलेशन इटली और इंडिया के बीच में इस वक्त है नहीं। पहले फिर भी ठीक रिलेशन हुआ करते थे 2013-14 के आसपास, फिर भी अच्छे, उससे पहले 2013-14 से पहले फिर भी ठीक ठाक रिलेशन हुआ करते थे। जैसे जो आपकी कांग्रेस पार्टी है उसकी बहुत बड़ी नेता है कौन? सोनिया गांधी जी, वो इटली से बिलोंग करती हैं, ठीक है, वो इटली की रहने वाली हैं। और भी बहुत सारी वजह है जिसकी वजह से क्या है, इंडिया और इटली के रिलेशन ठीक ठाक थे। लेकिन 2012-13 में, ठीक है, 2012-13 में 2-3 केस हुए जिसकी वजह से क्या है, इंडिया और इटली के रिलेशन धीरे धीरे खराब होने शुरू हो गए। पहले 2012-13 में क्या हुआ, एक इंसिडेंस हुआ। क्या हुआ कि इटली का एक शिप था जो कुछ सामान लेके जा रहा था, ठीक है, तो इंडियन ओशन से वो निकल के जा रहा था। जब वो इंडियन ओशन से निकल के जा रहा था तो हमारे कुछ मछुआरे थे, 2-3 मछुआरे थे केरला के, वो क्या कर रहे थे, मछली पकड़ रहे थे। तो वो मछली पकड़ने में इधर उधर अपना शिप को लेके जाते हैं, जो उनके पास छोटी सी बोट होगी उसको इधर उधर लेके जा रहे होंगे। और ये जो इनका जहाज था, इटली का जहाज था, वो जा रहा था निकल के वहां से, तो उसको लगा कि ये जो लोग हैं हमको लूटने आ रहे हैं, इटली का जो जहाज है उसको लगा ये लोग हमको लूटने आ रहे हैं। तो उसने बिना किसी तहकीकात के उन लोगों के ऊपर गोली चला दी और वो दोनों मछुआरे मर गए, ठीक है। तो वो जो दो ऑफिसर्स थे जिन्होंने गोली चलाई थी, इटली की नौसेना के ऑफिसर्स थे, नेवी के ऑफिसर्स थे, उनको फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पकड़ लिया। उसके बाद फिर वो पूरा केस चला, अभी तक भी वो केस चल रहा था। हालांकि इटली जो है उनके ही नेवी के ऑफिसर थे, उन्होंने तो बोल दिया कि कोई बात नहीं, इनका कोई हाथ नहीं था ऐसे करके। लेकिन इंडिया में वो अभी तक भी वो केस चल रहा है, ठीक है, तो वो केस अभी भी चल रहा है। एक केस तो ये, फिर दूसरा एक बहुत बड़ा केस हुआ 2013 में, कौन सा? अगस्ता वेस्टलैंड केस। अगस्ता वेस्टलैंड केस बोल दीजिए, या फिर अगस्ता वेस्टलैंड, क्या बोल सकते हो आप इसको, अगस्ता वेस्टलैंड
कंट्रोवर्सी बोल सकते हो आप इसको। अब ये क्या केस है, अगस्ता वेस्टलैंड क्या केस है। देखिए अगस्ता वेस्टलैंड क्या है, अगस्ता वेस्टलैंड में क्या हुआ था कि एक चॉपर की डील होनी थी। चॉपर मतलब जो आपके हेलीकॉप्टर होते हैं उनकी डील होनी थी, ठीक है। अब उस डील में क्या हुआ, इटली की जो कंपनी है कौन सी, देखिए जब कोई डील होनी होती है तो क्या होता है, लकी ड्रॉ टाइप निकलता है। क्यों लकी ड्रॉ तो नहीं होता, लकी ड्रॉ नहीं होता, सॉरी लकी ड्रॉ नहीं होता। क्या होता है, सब कंपनीज को, जो भी कंपनी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती है, अपने अपने प्रपोजल जो है सबमिट करेगी। फिर जो प्रपोजल अच्छा होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग होगा, है ना, पैसे भी कम हो, मतलब और बहुत सारी चीजें हो, और बहुत सारी चीजें जो हमको फैसिलिटी चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, वो मिल रही है, उसको फिर चुन लिया जाता है। तो अगस्ता वेस्टलैंड, तो उसी तरह हमको चॉपर डील करनी थी, बहुत सारे हमको चॉपर खरीदने थे, चॉपर मतलब हेलीकॉप्टर खरीदने थे। तो हमने डील के लिए बात हुई, तो अगस्ता वेस्टलैंड एक कंपनी है कहाँ की, इटली की। इसने क्या किया, जो बहुत सारे ऑफिशियल्स थे उस समय पे, पार्टी किसकी थी पावर में, कांग्रेस पार्टी थी, या फिर यूपीए कह सकते हो। यूपीए मतलब आसपास की और जो कांग्रेस के साथ पार्टी छोटी छोटी मिल जाती है तो यूपीए बोल देते हैं, वरना कांग्रेस जो मेन पार्टी है वो कांग्रेस उस समय पे पावर में थी। तो अगस्ता वेस्टलैंड ने क्या किया, बहुत सारे जो बीच में लोग थे जो उस डील को करा रहे थे उनको, और बहुत सारे जो ऑफिशियल्स थे, कांग्रेस के ऑफिशियल्स थे या फिर यूपीए के ऑफिशियल्स थे, इन सब लोगों को क्या करा, इन सब लोगों को पैसे दिए, ब्राइबरी दी। ब्राइबरी मतलब जो आपकी पैसे दे देते हैं ना, किसी काम करवाने के लिए पैसे दे देते हैं, है ना, तो वो पैसे दिए, है ना, और पैसे देके वो डील जो है ले ली, वो डील जो है ले ली कि अब जो है डील अगस्ता वेस्टलैंड की हो गई है, क्योंकि इनको फायदा हो रहा था, ये चॉपर बेचते इंडिया को, हेलीकॉप्टर बेचते। तो जब ये बाहर निकल के आई पूरी डील, तो इसके बाद क्या हुआ, इंडियन गवर्नमेंट ने ये जो अगस्ता वेस्टलैंड जो कंपनी थी, इसको पूरा का पूरा बैन कर दिया इंडिया में। कभी भी इंडिया में बिजनेस नहीं कर पाएगी। आगे जाके हो सकता है आप सुनो इसने कोई बिजनेस किया इंडिया के साथ, क्यों, क्योंकि जब बैन हट जाएगा, लेकिन अभी के लिए बैन है ये फिलहाल। कौन सी, अगस्ता वेस्टलैंड जो कंट्री है। तो उसके बाद कंट्री नहीं, सॉरी, जो कंपनी है, तो इसके बाद और रिलेशन इनके खराब हो गए। तो ये 2-3 केस ऐसे और हुए, और भी छोटे छोटे केस हुए, जिनकी वजह से क्या हुआ, ये 2 बड़े केस मैंने आपको बता दिए। जिसके बाद क्या हुआ, जिसके बाद इंडिया के रिलेशन जो है खराब होते चले गए इनके साथ, किसके साथ, इटली के साथ। तो जब इटली के रिलेशन इंडिया के साथ खराब होते चले गए, तो इटली ने क्या फैसला किया कि हम लोग क्या करते हैं, इंडिया से तो रिलेशन अच्छे हो नहीं रहे, क्योंकि उस समय पे इंडिया इतना मजबूत भी नहीं था। 2013-14 के बाद ही इंडिया जो है ग्रोथ जो है बहुत तेजी से बढ़नी शुरू हुई है ना। इस समय पे मजबूत तो था, लेकिन इतना नहीं था और जितना अब है। तो फिर क्या हुआ, इन्होंने क्या फैसला किया कि हम लोग क्या करते हैं कि पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ रिलेशन अच्छा करते हैं, और जब इनके साथ रिलेशन अच्छा करेंगे तो क्या होगा, इंडिया अपने आप दबाव में आ जाएगा। ये इनका सोचना था, किसका, इटली का। तो इटली ने क्या किया, पाकिस्तान को बहुत सारे वेपन, बहुत सारे हथियार बेचने शुरू करे, चाइना के साथ बहुत अच्छे रिलेशन शुरू करे। तो जब इन्होंने चाइना के साथ रिलेशन अच्छे करने शुरू कर दिए, तो यूएसए की तरफ से प्रेशर आया। जब तो आया नहीं स्टार्टिंग में, लेकिन 2018, 19, 17 के पास, 2017 के आसपास क्या हुआ, जो चाइना था ये खड़े होकर क्या करने लगा, ये यूएसए को आंख दिखाने लगा, है ना, यूएसए के साथ सीधे कॉन्फ्लिक्ट में आ गया। तो उसके बाद क्या हुआ, यूएसए ने क्या किया, इटली को बोला कि तुम इनके साथ अच्छे रिलेशन मत रखो, वरना हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो इसके बाद क्या हुआ, इटली ने जो है इनसे रिलेशन खत्म कर दिए। तो चाइना से जो रिलेशन चल रहे थे वो भी इनके खत्म हो गए। फिर क्या हुआ, फिर जो पाकिस्तान के साथ इनकी डील चल रही थी कि पाकिस्तान को हथियार बेच के वहां से पैसे कमाएंगे। अब पाकिस्तान की इकोनॉमी भी धीरे धीरे गिरने लगी। अब जब पाकिस्तान की इकोनॉमी गिर रही है, खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, तो हथियार कहां से खरीदेंगे, तो उन्होंने भी हथियार खरीदने बंद कर दिए। लास्ट टाइम 2018 में कोई डील हुई थी इन दोनों कंट्रीज के बीच में, इटली और उसके बीच में, पाकिस्तान के बीच में, तो इनके साथ भी डील नहीं हो रही है इनकी। तो जो इन्होंने फैसला किया था कि इंडिया को हटा के बाकी जो 2 कंट्री है उनके साथ काम करेंगे, वो दोनों कंट्री से इनके रिलेशन खराब हो गए। कैसे हो गए, कि उनके साथ, तो चाइना के साथ यूएसए की वजह से नहीं जा सकते, और पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, इस वजह से नहीं जा सकते। तो इन्होंने फिर, और दूसरी तरफ इंडिया जो है इतना उभर के आ रहा है, इतनी जो है ग्रोथ हो रही है इंडिया की, तो इस वजह से क्या है, इन्होंने दोबारा शुरू किया है कि इंडिया के साथ ये रिलेशन जो है शुरू करें, अपने अच्छे बनाने शुरू करें इंडिया के साथ रिलेशन। बीच में बहुत ज्यादा खराब कर लिए थे, लेकिन ये नई प्राइम मिनिस्टर बनी है यहाँ की, इटली की नई प्राइम मिनिस्टर बनी है। कौन, जॉर्जिया मेलोनी, जिनका क्या कहना है, देखिए इनका कहना है कि मेरा मानना है कि इंडिया के साथ हमको रिलेशन अच्छे करने चाहिए, क्योंकि इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, बहुत अच्छे से इकोनॉमी बढ़ रही है, अच्छी कंट्री है, इनके साथ बहुत अच्छी डेवलपमेंट हम मिलकर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है, ये इंडिया में आई है, और इनका जो इनका सोचना था, जो इनका स्टैंड था किसका, इटली का, उसको धीरे धीरे चेंज कर रही है, ठीक है। कौन, जॉर्जिया मेलोनी, या फिर बोल दीजिए पूरे देश ही चेंज कर रहा है, क्योंकि जिनके साथ ये रिलेशन अच्छा करना चाहते थे उनके साथ हुए नहीं, तो अब ये वापस से क्या है, इन्होंने यूटर्न ले लिया इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे करने के लिए, ठीक है। तो उसी के वजह से ये इंडिया में आई है। यहाँ पे आके इन्होंने 2-3 डील जो है
ये जो आपकी रायसीना डायलॉग में इनको बैठना था, उससे पहले इन्होंने प्रधानमंत्री के साथ, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी, इनके साथ मीटिंग भी करी, वहां पे 2-3 डील साइन हुई। देखिए अब ये तो चाह रही है कि एकदम बहुत अच्छे रिलेशन हो जाए इंडिया के साथ, लेकिन इंडिया भी तो ऐसा तो है नहीं कि जो थोड़े दिन पहले हमारे पीछे पड़ा हुआ था उसके साथ एक साथ अच्छे रिलेशन कर लेगा। तो इंडिया भी अभी धीरे धीरे करके इनके साथ बात कर रहा है, लेकिन रिलेशन एक साथ अच्छे होंगे नहीं, अभी काफी समय लग जाएगा, 5-10 साल तो लगेंगे और ज्यादा भी लग सकते हैं। तो अभी क्या है, एक आध कोई डील साइन हुई है, जैसे कि एक डील साइन हो गई है, कौन सी, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी की डील। माइग्रेशन एंड मोबिलिटी की डील, माइग्रेशन एंड मोबिलिटी क्या होता है, एक देश से दूसरे देश में जो लोग हैं वो आराम से जा सके, सुविधा के साथ उनको जो है काम दिया जाएगा, उनके साथ काम किया जाएगा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट। फिर एक एग्रीमेंट इन्होंने क्या किया है, स्टार्टअप ब्रिज का एक एग्रीमेंट साइन किया। इसमें क्या होगा, स्टार्टअप ब्रिज में इसमें होगा कि जो भी कंट्रीज हैं, जो भी कंपनीज हैं, जो इंडिया में नए नए स्टार्टअप्स खुलेंगे ना, उनको क्या किया जाएगा, इंडिया में जो नए नए स्टार्टअप्स खुलेंगे उनको क्या किया जाएगा, उनको सपोर्ट किया जाएगा, किसके द्वारा, इटली गवर्नमेंट के द्वारा। इटली की जो गवर्नमेंट है या फिर और भी जो कंपनीज है इटली में, उनको जो है फंडिंग की जाएगी, उनको सपोर्ट कैसे किया जाएगा, फंडिंग करके सपोर्ट किया जाएगा, तो उनको सपोर्ट किया जाएगा किसके द्वारा, इटली के द्वारा, ठीक है। फिर इंडो पैसिफिक के ऊपर भी एक डील साइन करी है ना। फिर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक दूसरे के साथ करेंगे, इसके ऊपर भी एक डील साइन करी है। तो ऐसे ही मतलब ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, लेकिन जो है अभी कोई बहुत बड़ा एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। आज की लास्ट न्यूज क्या है, शुड इंडिया गिव मनी टू रशिया, क्या इंडिया को मनी, पैसे देने चाहिए, यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, क्या इंडिया को पैसे देने चाहिए इटली, इसको रशिया को, ये क्वेश्चन है। देखिए ये जो न्यूज है ना, ये जो क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा मीडिया हाउसेज, मतलब जो न्यूज़पेपर वगैरह और जो आपकी वैसे मीडिया होती है, यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या इंडिया को पैसे देने चाहिए रशिया को। अब किस चीज के लिए पैसे देने चाहिए, क्यों देने चाहिए, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें। देखिए क्या हो रहा है, पिछले कुछ दिनों से बात हो रही है कि जो आपकी रशिया है उसके पास धीरे धीरे पैसे खत्म हो रहे हैं, क्योंकि देखिए एक साल से ऊपर हो गया उनको लड़ाई लड़ते हुए, इतने सारे उनके ऊपर सैंक्शंस लग गए। जो इनके फॉरेन वो थे, क्या थे इनके जो फॉरेन करेंसी थी इनके पास रखी हुई, जो फॉरेन एक्सचेंज थे, उनका भी ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप गूगल पे जाके देखोगे तो इनके पास इंडिया से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मतलब जहां पे फॉरेन करेंसीज और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। और फॉरेन करेंसीज में वैसे देखा जाए तो डॉलर्स ही होते हैं, ठीक है। तो जो ये जो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, इनके पास इंडिया से भी ज्यादा है, लेकिन ये इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं, और ये जो रिजर्व होते हैं ये आपके डॉलर में होते हैं। जो करेंसी होती है, जो पैसे होते हैं, आपकी मुद्रा होती है, ये डॉलर में होती है। और डॉलर जो है उसके ऊपर क्या है, सैंक्शन लगाए हुए यूएसए है ना, जो यूएस डॉलर होते हैं उसके ऊपर सैंक्शन लगाए हुए हैं, तो ये उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अभी इस वजह से क्या हो रहा है, इनके पास धीरे धीरे कमी होती चली जा रही है। हालांकि देखिए इनको पैसे फिर भी मिल रहे हैं, गैस वगैरह बेच रहे हैं वो, और बाकी सब चीज बेच रहे हैं, ऑयल वगैरह, हथियार भी बेच रहे हैं, लेकिन इतने पैसे नहीं हो पा रहे अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सके। इनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है धीरे धीरे गिरती चली जा रही है। तो अभी कुछ समय में बोला जा रहा है, ऐसा समय आएगा जो रशिया के पास पैसे बहुत ज्यादा कम रह जाएंगे। उस समय पे रशिया क्या कर सकता है, तो अपनी फ्रेंडली कंट्रीजों से मदद मांगेगा। फ्रेंडली कंट्रीज रशिया की 2-4 तो पूरी रह गई हैं, ठीक है, जो अच्छी स्थिति में है, तो कई सारी, लेकिन वो अच्छी स्थिति में खुद नहीं है, लेकिन जो अच्छी स्थिति में उनमें से तो 2-3 ही है, जैसे इंडिया एंड चाइना। कौन कौन सी, इंडिया एंड चाइना। तो अब क्या होगा, इन लोगों से क्या डायरेक्टली मदद मांगेगा रशिया की, नहीं है ना। और मांगेगा अगर, तो क्या इंडिया और चाइना इनको डायरेक्टली पैसे देगा कि नहीं, क्योंकि देखिए अभी तो इनडायरेक्टली पैसे दे रही है चाइना और इंडिया। कैसे इनडायरेक्टली, कैसे कि इनसे क्या कर रही है, तेल वगैरह खरीद रही है, उसके लिए पैसे दे रही है। अब उस पैसे का ये लड़ाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक बात अलग है, तो इस वजह से मैं इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्टली इनको ये पैसे मांगे और इंडिया चाइना इनको डायरेक्टली पैसे देने लगे, तो इंडिया के ऊपर तो अभी, चाइना की बात छोड़ते हैं, इंडिया के ऊपर तो अभी जब इनडायरेक्टली काम चल रहा है तो इतना ज्यादा प्रेशर आ रहा है। अभी मैंने थोड़े दिन पहले बताया, जापान प्रेशर डाल रहा है, फ्रांस प्रेशर डाल रहा है, इटली की बात मैंने बता दी, इटली डाल रहा है प्रेशर कि लड़ाई जल्दी जल्दी खत्म हो, आप इसके खिलाफ कुछ बोलो। जर्मनी के मैंने प्राइम मिनिस्टर बताया थोड़े दिन पहले, वो आए थे, वो डाल रहे हैं। यूएसए तो डाल ही रहा है, यूके तो डाल ही रहा है। ये जो पूरा यूरोप और पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड है, ये पहले से इतना ज्यादा प्रेशर डाल रहा है जब इनडायरेक्टली काम चल रहा है। अगर इंडिया डायरेक्टली काम करने लगेगा तो पता नहीं कितना प्रेशर आएगा इंडिया के ऊपर, ठीक है। तो अभी इसी चीज के ऊपर जो है डिस्कशन चल रहा है, जैसे जैसे न्यूज आगे बढ़ेगी, है ना, तो मैं आपको इसके बारे में और ज्यादा बताऊंगा, ठीक है। अभी इसके बारे में यही डिस्कस करने लायक है कि रशिया जो है वो पैसे मांग सकता है, और पैसे मांगेगा तो क्या स्थिति हो सकती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, एक बार बोर्ड देख लीजिए पूरा, आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा।
तो दोस्तों आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है, ये वीडियो देखेंगे और सीधे सीधे कमेंट सेक्शन में जाके जो आपको चीज समझ नहीं आई वहां पे कमेंट करके बता देंगे कि सर हमें ये समझ में नहीं आया। तो जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको सारा कुछ समझा दूंगा जो आपकी समझ में नहीं आया। तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, इसको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें और हमको सपोर्ट करें। तो मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।